दहशत का माहौल था पूरे शहर में। धायदार गोली चला दी और ओबराय में काफ़ी सारे मारे गए, ताज में मारे गए। ताज ओबराय और बेसिकली हिंदुस्तान की नाक है एक तरीके से। बहुत सारे इंटरनेशनल लोग मारे गए। कसाब दूसरी तरफ जो था वो एक ही हाथ से अपना गोली चला रहा था। उसके सामने ये हमारे एएसआई तुकाराम ओमले जो है वो उसके सामने खड़े हो गए। वो गोली चलाता गया, इसकी छाती की छलनी हो गई, लेकिन उसने उसका हाथ छोड़ा नहीं। आपने इंटरोगेट किया? जी, मैंने कसाब को पहले इंटरोगेट किया। कैसा था कसाब? मतलब एकदम रिलैक्स था और उसको तो लग रहा था कि भाई बस मैंने बहुत बड़ा काम किया। और जो जो चीज़ें वो बताता गया, मतलब हम लोग तो हैरान हो गए। इसको कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी और कोई डर नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स भी एजुकेटेड थे, हालांकि उसको हमको बचाना पड़ा पुलिस ऑफिसर्स, नहीं तो वो तो सब उसको मारने की तैयारी में थे। उड़ा दो इसको। ताज में जाके सीन खत्म हुआ 2-3 दिन बाद। 3 दिन ऑपरेशन चलता था? 3 दिन ऑपरेशन चलता रहा, जब जाके बॉम्बिंग करके उनको मारना पड़ा। 4 जो है वो ताज में मारे गए, 2 जो है वो नरीमन हाउस में मारे गए, 2 जो है ओबराय में मारे गए। कहा जाता है कि रतन टाटा ने कह दिया था कि जरूरत है तो ताज को पूरे को ढेर कर दो, कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लूप्रिंट। हाँ, वो हुआ ना फाइनली ताज में बॉम्बिंग करना पड़ा। उसको मॉर्ग में लेके गए और दिखाए सब डेड बॉडीज की, जो सब सड़ी हुई थी और गंदा बास आ रहा था। कहाँ है तेरा वो सुगंध वाली बात, कहाँ है? ये लोग अगर मार्टे रहे शहीद है। तो इनपुट आया था उसके पहले, क्योंकि इंटेलिजेंस ही तो काम करती रहती है। काफ़ी इनपुट है, वो भी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर लगातार इतना कुछ हो रहा था। दाऊद इब्राहिम जो है वो, इसके पिताजी, बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो हेड कांस्टेबल हुआ करते थे पुलिस के, मुंबई पुलिस में स्पेशल ब्रांच। हाजी मस्तान के एक आदमी ने इनके बड़े को मार गिराया, तब जाके इन्होंने उसके एक बड़े आदमी को मारा। 93 में जैसे ही मुंबई ब्लास्ट हो गए तो देन दाऊद शिफ्टेड टू पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम ने कब छोड़ा मुंबई? 87। और काम चलता रहा, वहाँ जाके भी काम चलता ही रहा। आज डी कंपनी है मुंबई में? ऑन द सरफेस ऑफ इट नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट में उन लोग है। 98 की दिवाली जो है वो यहाँ के व्यापारियों ने काली दिवाली करके मना ली, क्योंकि उस समय थ्रेट्स जो है इनके एक्सटॉर्शन के एकदम चरम पे थे अंडरवर्ल्ड। 90 के दशक में शुरुआत ही होती है 93 सीरियल ब्लास्ट बम्बई के, जिसमें आपको पहली बारी अंडरवर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी और टेररिस्ट ये इकट्ठा मिले हुए दिखते हैं। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में RDX टाइगर मेमन के घर पे पहुंचा देता है माहिम में। 93 ब्लास्ट जब मुंबई में होते हैं तो अंडरवर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। कहा जाता है कि वो समय था जब एंटी नेशनल और नेशनल, इनके बीच में भी ये कुछ हुआ। फिर छोटा राजन जो है वो साइड में हो गया और दाऊद एंड छोटा शकील सिंडिकेट अलग अलग। छोटा राजन नेशनलिस्ट बन गया था। छोटा राजन जो है वो अपने आप को नेशनलिस्ट बनने लगा। कितनी AK-47 आ गई होगी तब मुंबई में? 15-20 के करीब तो थी। कई सारे हैंड ग्रेनेड्स आए, RDX आया, कुल मिला के मतलब अच्छा जखीरा आया उस समय। कहा जाता है कि अब्बू सलेम ने AK-56 संजय दत्त को दी। हाँ, ये अब्बू सलेम का तो अच्छा खासा रिश्ता था संजय। जी। दाऊद के साथ लिंक रिलेशन था संजय दत्त का? हाँ, उन दिनों था ही ना, तो था ही, बिल्कुल था। अब्बू सलेम कहा जाता है कि एक्टर बनना चाहता था, उसी फ्रेमवर्क पर चला जैसे फिल्म इंडस्ट्री चलती थी। मोनिका बेदी उसकी गर्लफ्रेंड थी जी। संजय दत्त का वो खासम खास था। गुलशन कुमार T सीरीज वाले थे जो, उनको भी अब्बू सलेम ने मारा। कहा जाता है कि अब्बू सलेम कहता है कि फोन ऑन रखना, मैंने चीखें सुननी है इसकी, ऐसा कुछ भी था कुछ। हाँ, तब तो वो बड़ा आदमी बन गया था। कैसा हुआ वो मर्डर, कैसे हुआ? हम बोलेंगे उस फिल्म में काम करेंगे और इतना पैसे के लिए काम करेंगे। विमेन इन फिल्म इंडस्ट्री, उनको फिर या तो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेंगे, प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को बोलेंगे इसको आपको लेना पड़ेगा। चोरी चुपके पिक्चर थी जिसमें मोनिका बेदी का लीड रोल था। हालांकि उसका कोई लीड रोल करने का औकात नहीं थी उस समय। कहोना प्यार फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब कहोना प्यार फिल्म आती है, सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बिल्कुल। राकेश रोशन और ऋतिक रोशन को धमकाया जी, बिल्कुल। याकूब मेमन का नाम आया, टाइगर मेमन का नाम आया। याकूब को तो फांसी हो गई थी जी। हाँ, टाइगर तो मिला ही नहीं, टाइगर वहाँ पे है। के ऊपर मूवी बनी है ब्लैक फ्राइडे। हाँ, ब्लैक फ्राइडे फिल्म बनी है। हवाला ये हिंदुस्तानियों की देन है विश्व को। हवाला नाउ हैज बिकम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड चैनल ऑफ इलीगल मनी ट्रांसफर। तो यूएस सब जगह पे हवाला वर्ड जो है मालूम हो जाता है उनको, एजेंसीज को, हवाला क्या है।
जितने भी ये सारे बड़े इंसिडेंट्स हुए, आपने तो इन्वेस्टिगेट किया सब कुछ, उधर से वो ब्रेन वॉश कैसे करते हैं? कुछ आपको कॉमन चीज लगी? अगर हम दिल्ली में ब्लास्ट की बात करते हैं, तभी डीयू का जो प्रोफेसर था गिलानी, उसका नाम आया। अफजल गुरु भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था वो भी। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮਦੀਪ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੂਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੂਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੂਜ਼ਨ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰ ਅਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ NIA ਦੇ ਸਾਬਕਾ DG ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੁਲ ਕੁਲਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹ IPS ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। 80-90 ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26/11 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਦੀਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ बहुत स्वागत है आपका प्रो पंजाब टीवी पे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी। सर पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं, मुंबई आज कितना बदल गया? मुंबई तो बदलता रहता है और आज काफ़ी कुछ मुंबई में बदल गया है। और अगर आप अंडरवर्ल्ड से उस रिलेशन में पूछते हैं तो अंडरवर्ल्ड ने जो भी देखा है मुंबई 80-90 के दशक में या उसके पहले 70 के दशक में, करीम लाला और हाजी मस्तान के टाइम में, तो उससे तो आज मुंबई ने बहुत बड़ी करवट बदल ली है। और आज आपको कोस्टल रोड दिखता है, सी लिंक दिखती है, इस तरफ अटल सेतु दिखता है। तो मुंबई का एकदम नक्शा जो है वो बदल गया है पिछले 15-20-30 साल में। हमें थोड़ा सा पीछे लेके जाएं बैकग्राउंड में। जब आपकी जॉब स्टार्ट होती है तब कैसा था मुंबई, क्या चल रहा था मुंबई में, अंडरवर्ल्ड में क्या चल रहा था? मैं इसके जो है वो 3-4 पार्ट्स करूँगा बताने के हिसाब से, मतलब समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। 70 के दशक में पहले तो गोल्ड स्मगलिंग चलती थी और हर तरीके की चीज़ की स्मगलिंग चलती थी, क्योंकि उस समय कंट्रोल बहुत थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और हम लोगों ने उस समय बांग्लादेश का युद्ध देखा था देश ने, बिल्कुल, और सब तरह की महंगाई थी, सब तरह का एक शॉर्ट सप्लाई था। तो सिगरेट से लेके गोल्ड तक सब चीज़ जो है वो स्मगल होती थी। और ये स्मगलिंग सिंडिकेट पहले अंडरवर्ल्ड चलाता था, जिसमें आपको 2-3 नाम जो बड़े फेमस है, वो हाजी मस्तान है, करीम लाला है, ये लोग सब 70 के दशक में काफ़ी यहाँ पे उन्होंने अपना जमा लिया था, सिक्का जमा लिया था। इसके बाद में मैं, और उस समय पे कई सारी छोटी छोटी गैंग्स उभर के आ गई थी और उन्होंने अपना एक तरीके से मुंबई को बांट लिया था। ये मेरा एरिया है, जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, मेरे इलाके में ना आइयो, आप अपने अपने इलाके में काम कर लो। सो इलाके एक तरीके से बांट लिए थे। मुंबई को अगर आप देखेंगे जोग्राफिकली तो तीनों तरफ से समुंदर है, तो स्मगलिंग के लिए एकदम मतलब बढ़िया सी जगह है। आप कहीं भी आके अपना बोट जो है छोटा सा लगा लीजिए, धाव बोलते हैं, धाव लगा दीजिए, उसमें से स्मगल्ड माल आ सकता है। यहाँ पे 2-3 बंदर थे, हे बंदर, हाजी बंदर, जो बाद में काफ़ी सारे परसुएशन के बाद में एजेंसीज़ के बंद हो गए, लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ आता था। और बाकी सारा पूरा कोस्ट लाइन था। इसके बाद में आता है 80 का दशक।
80 के दशक में क्या हुआ कि अंडरवर्ल्ड की राइवलरी जो है वो स्ट्रीट पे आ गई। पहले तो आपस में इनका मेल जोल के मतलब खाओ बाटो टाइप्स का था, बाटो खाओ टाइप था। अब बाद में ये हुआ कि शायद हर गैंग जो है वो एम्बिशियस बन गई और दूसरे के एरिया में और दूसरे के फील्ड में काम करना चाह रही थी। तो फिर ऑब्वियसली इनके आपस में टकराव हो गया, जो टकराव रास्ते पे आ गया। स्ट्रीट में कई सारी गैंगस्टर्स के आपस में किलिंग्स हो गई और ये सब चीज़ 80 के दशक में चलता रहा। इसी दशक में आपको कुछ बिजनेसमैन की, क्योंकि एक्सटॉर्शन तो चलता ही रहा, तो बिजनेसमैन की कुछ आपको डेथ मिलती है देखने को। तो आपने देखा होगा नदीम के ऊपर बाद में आया गुलशन कुमार का मर्डर किया, टी सीरीज़ वाला। बाद में एक ईस्ट वेस्ट एयरलाइन हुआ करती थी उन दिनों, उसके चीफ थे, उनको रास्ते में मार दिया था। तो ऐसे ही जो एक रामदास नायक करके पॉलिटिकल लीडर थे बीजेपी के, उनको मार दिया गया था। एक और शिवसेना के लीडर थे, उनके ऊपर टारगेट किया गया था। सो एक माहौल यूँ बन गया कि मतलब रास्ते में जो है वो फाइट्स चल रही है, लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट अपने तरीके से उसके ऊपर काम कर रही थी, लेकिन एफर्ट्स कम पड़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बाद में फिर अच्छा शिकंजा कसना चाहा, ऑफिसर्स को लाया गया। बाद में आपको याद होगा कि वो इनकाउंटर्स का एक थोड़ा सा शुरू हो गया। हम लोग आते हैं 90 के दशक में। 90 के दशक में फिर आपको ये सब इनकाउंटर्स वगैरह दिखते हैं। 90 के दशक में शुरुआत ही होती है 93 सीरियल ब्लास्ट से बम्बई के, जिसमें आपको पहली बारी अंडरवर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी और टेररिस्ट ये इकट्ठा मिले हुए दिखते हैं। नेक्सस उनका सामने आता है, जहाँ पे ऑफिसर कस्टम्स का एक थापा करके है, वो अपनी खुद की लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में कोकण में जो लैंड हुआ शेखाड़ी में RDX, उसको लाके टाइगर मेमन पे घर उसके घर पे पहुंचा देता है माहिम में। और बाद में फिर वहाँ पे बम असेंबल होते हैं और बम जगह जगह रखे जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, वर्ली में मनीष मार्केट है, और उधर एक सी रॉक होटल है बांद्रा में। ये सब जगह पे बॉम्ब्स जो है वो रखे गए और बाद में उनका ब्लास्ट हो गया। सो पहली बारी ये हम लोग देखते हैं 90 के दशक में। दूसरा तो हम फिर ये मर्डर्स का सिलसिला तो जारी ही रहा, और इसका एक मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे पीक पॉइंट है, वो पीक पॉइंट आ गया 98 की दिवाली में। 98 की दिवाली जो है वो यहाँ के व्यापारियों ने काली दिवाली करके मना ली। क्या हुआ था तब? क्योंकि उस समय थ्रेट्स जो है इनके एक्सटॉर्शन के एकदम चरम पे थे अंडरवर्ल्ड के। तो पहली बारी पूरे ट्रेडर्स ने और यहाँ के मर्चेंट्स ने पुलिस के पास में, पॉलिटिशियंस के पास में प्रेशर लाना चाहा, रिप्रेजेंटेशंस किए, डेलीगेशंस चले गए और दिवाली जो है वो काली दिवाली बनाई। तो गवर्नमेंट उस समय गवर्नमेंट बाद में फिर चेंज हो गई, पॉलिटिकल पावर चेंज हो गई, और उसमें फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट ने ये अपनाया कि तरीका अपनाया कि भाई वी विल टेक स्ट्रेट एक्शन, इसमें कोई केस वेस कुछ नहीं है। तो इनकाउंटर शुरू हो गए। सो फेमस इनकाउंटर्स, फिर बाद में वो अब तक 56-56 वो सब पिक्चर तो लोगों को प्रदीप पता शर्मा, दया नायक। सो ऑल दोज पीपल वेर देयर एंड दे स्टार्टेड टारगेटिंग द गैंगस्टर्स। बिफोर लॉन्ग इट सो इमर्ज्ड कि आप एक गैंगस्टर की इन्फॉर्मेशन पे, एक गैंगस्टर की ग्रुप की इन्फॉर्मेशन पे दूसरे गैंगस्टर की ग्रुप की इन्फॉर्मेशन के आदमी को मार गिराया, ये इसके इन्फॉर्मेशन पे इसके आदमी को मार गिराया। तो इस टाइप का एक वो फ्री फॉर ऑल ये दौर चलता रहा कुछ साल तक। 2001 आ गया। 2001 में आपको पहली बारी यहाँ पे अलग, 2002 में पहली बारी यहाँ पे आपको ब्लास्ट दिखने लगे, टेररिस्ट इंसिडेंट्स दिखने लगे। 2002, 2003, 2006, 2008 26/11 मुंबई टेरर अटैक जो है, एंड 2010 ऑल्सो, आई थिंक, यस 10 ऑल्सो। तो ये सब जो है आपको मतलब बैक टू बैक टेरर इंसिडेंट्स दिखने लगे। तो थोड़ा सा अंडरवर्ल्ड जो है वो इनके एलिमेंट्स को यूज़ किया गया, लेकिन इनका थोड़ा सा तरीका इन लोगों ने अपना बदल लिया, और बाद में ये साइलेंट हो गए एक तरीके से डायरेक्ट एक्शन में। और साइलेंट हो गए, इन्होंने क्या कर लिया कि इन्होंने डायरेक्टली बिजनेस में शेयर मांगा, पार्टनरशिप मांगी। सो कोई मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है तो उसको बोला कि भाई आप इतने फ्लैट्स हमको दे दीजिए इस स्कीम के, इस टाइप का वो शुरू हो गया बाद में। और इसी दौरान 90 के दशक में अगर आपने देखा होगा तो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारा बूम आया। हाँ, इन लोगों का जो है वो एक तरीके से इन लोगों का एंट्री हो गया। और अबू सलेम जो है वो, अबू सलेम
was running the film industry business for the underworld, especially दाऊद सिंडिकेट. सो अबू सलेम अभी तो जेल में है पुर्तगाल से, उसको प्रत्यार्पण करने के बाद में वो 25 साल की अपनी सज़ा काट रहा है. ये अबू सलेम क्या करता था? अबू सलेम फिल्म इंडस्ट्री वालों को धमकाता था. तो मतलब फिल्म स्टार, एक तो फिल्म स्टार को ये बोलता था कि भाई आप फला फिल्म में काम करोगे और इतने में करोगे. एक ये तरीका हुआ, दोनों मतलब मेल और फीमेल स्टार्स. दूसरा ये तरीका था उनका कि भाई आप फला एरिया के राइट्स हमको दे देंगे फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके वो टेरिटरीज़ तय है, वो टेरिटरीज़ जो है वो मांगते थे कि भाई हमको ये दे दीजिए आप इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन टू यू. बेसिकली गेम वाज ऑल ऑफ प्रोटेक्शन, कि भाई हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, दूसरा गैंग आपको टच नहीं करेगा, आपकी जान को कुछ खतरा नहीं आएगा, आप ये सब करिए जो हम बोल रहे हैं. तो इसमें फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले फंसते गए. और अगर आपने देखा हो तो 93 ब्लास्ट में एक संजय दत्त का भी नाम, जो बड़े किरदार है फिल्म इंडस्ट्री में, इनका भी नाम आया जाता कि अब्बू सलेम ने AK-56 संजय दत्त को दी. हाँ, ये सब बाद में आया, सामने आया. और फिर अब्बू सलेम का तो अच्छा खासा रिश्ता था संजय. जी. अबू सलेम, सलीम हिंगोरानी, एक दो चार नाम थे उसमें जिनकी जो खास फ्रेंडशिप में थे. एंड 93 ब्लास्ट की एक थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड ये है कि 92 दिसंबर में अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला हुआ इंसिडेंट. उसके बाद में मुंबई में लगातार 1.5 महीना कम्युनल राइट्स चलते रहे. और कम्युनल राइट्स में पहली बारी वो हिंदू मुस्लिम टाइप का बड़ा ओपनली हो गया. फिर वो महाआरती का दौर चला कि हिंदूज जो है वो अपनी महाआरती स्ट्रीट्स पे करेंगे, मुस्लिम जो है वो अपना नमाज स्ट्रीट में पढ़ेंगे. सो द होल थिंग केम आउट ऑन टू द स्ट्रीट्स. तो ये सब जो है वो बड़ा ही, जिसको हम लोग अनस्टेबल सा दौर कहेंगे, वो था. और बाद में फरवरी में आपको 93 में ये मुंबई सीरियल ब्लास्ट मिलते हैं. सो ये इसमें सब में जो है वो अंडरवर्ल्ड एक बड़ा ही एक्टिवली रोल इसका था. और वहाँ जाके भी सपोर्ट मिलता था. मीनवाइल 87 में दाऊद यहाँ से भाग गया, दुबई चला गया दाऊद अपना पूरा सिंडिकेट लेके प्रैक्टिकली. सर सॉरी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ. बोलिए ना. करैक्टर के बारे में शुरू करते हैं बात सभी के. सबसे पहले जैसे आपने 70 वाला दौर बताया, 80s वाला, जब करीम लाला, हाजी मस्तान, और हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. और बाद में हम हर एक की कहानी, कोई किस्सा सुनाते रहना हमें. जैसे हम शुरू कर लेते हैं कि हाजी मस्तान और करीम लाला. कहा जाता है कि हाजी मस्तान के बारे में जो कहानियाँ फेमस है कि उसने तो कभी मर्डर नहीं किया, उसने कभी गोली नहीं चलाई, पहला अंडरवर्ल्ड का डॉन हुआ मुंबई का हाजी मस्तान. हाँ सही है. तो मैंने आपको थोड़ा सा उसमें बताया कि इन लोगों का जो मेन ये था बिजनेस काइंड ऑफ एक्टिविटी, जिसमें काफ़ी रिटर्न्स उन दिनों हुआ करते थे, वो था गोल्ड स्मगलिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्मगलिंग. और इनके कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे थे. हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन दिनों में जो है वो अफ़गानी वर्सेस पश्तूनी और ये ऐसे सब चलते थे यहाँ के, क्योंकि ये इनके जो ओरिजिन्स थे वो थे. तो वो भी सब मतलब उसमें एक एंगल आता था हर चीज़ में. और इनके आपस में, हालांकि इनके आपस में बिजनेस राइवलरी थी, लेकिन वो कभी रास्ते पे नहीं आई थी 70 वाले दशक में या 80 वाले दशक के पहले पार्ट में, जिसमें ये हाजी मस्तान और करीम लाला मेनली कंट्रोल करते थे. 2 मेजर सिंडिकेट्स को ऐसा बोल दीजिए. बाकी 1-2-3 छोटी सिंडिकेट्स थी. और इनके अपने अपने जो है वो लड़के थे जो उनके लिए काम करते थे. बेसिकली काम ये था कि भाई समुंदर पे जाओ और वो जो भी आ रहा है माल, उसको कॉन्ट्राबैंड को ले लो और उसको बाद में बाज़ार में चला दो. यही मेनली चलता था. और उसके फिर कुछ एक हवाला टाइप का काम, अगर यहाँ से पैसे भेजने हैं तो वो करना था. अब इसमें कहीं ज़्यादा शूटिंग वूटिंग या फायरिंग इस टाइप के इंसिडेंट्स ज़्यादा नहीं थे. कैजुअलिटीज़ नहीं थी. हाँ, एक इक्का दुक्का अगर होगा तो होगा, बट जनरली नहीं होता था. और इनकी आपस में एक तरीके से समझ रहती थी. कहीं भी कुछ बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो बहुत क्लैश हो रहे तो ये आपस में मिलते थे और आपस में सुलझा लेते थे कि भाई इस तरीके से इसमें चलेंगे. सो ये दौर इनका बड़ा ही एक तरीके से पीसफुल रहा. और पुलिस डिडंट हैव मच प्रॉब्लम, क्योंकि स्मगलिंग है, चल रहा है, तो फिर तो, एंड पुलिस वुड वांट टू हैव इट्स ओन शेयर आल्सो इन अ वे, और इट वुड आल्सो वांट टू हैव टू सी दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन द सरफेस ऑफ इट. अंदर अंदर कुछ चले तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं. लॉ एंड ऑर्डर इज़ मेजर कंसर्न पुलिस के लिए. सो एक ये हुआ. ये उसी दौरान दाऊद इब्राहिम जो है वो, इसके पिताजी, बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हेड कांस्टेबल हुआ करते थे पुलिस के, और स्पेशल ब्रांच में, बम्बई पुलिस में स्पेशल ब्रांच में.
स्पेशल ब्रांच का मतलब जो इंटेलिजेंस कलेक्ट बिल्कुल, करने वाली बिल्कुल। ब्रांच है उसमें। जो खास खास ऑपरेशन करते हैं। हाँ, तो उनके पास में ये इसके पिताजी हेड कांस्टेबल थे और इसके छोटे छोटे जो भी उस कारनामे करता था ये इनके साथ में ही था, ये गैंग्स के साथ हाजी में, मस्तान के हाजी साथ। मस्तान के साथ में था। बट बाद में ये हुआ कि हाजी मस्तान ने की गैंग वालों ने इसके बड़े भाई को मार गिराया, दाऊद के, और उसके बाद में वो राइवलरी बड़ी ओपन हो गई और फिर कुछ साल तक चली वो। बट 87 एज ए से दाऊद वेंट ओवर टू दुबई। तब तक दाऊद का अपना जो है वो उसने सिक्का जमा लिया था मुंबई में, होल्ड बन गया था तब तक। हाँ, और हाजी मस्तान को उसने एक तरीके से काफ़ी हद तक साइड कर दिया था, वो खुद बन गया था आका इन अ वे। और करीम लाला तो वैसे भी उनकी उम्र हो गई थी तो वो भी निकल गए। सो पहला वाला एक जो है वो सभी रेजिम्स ने नए वाले रेजिम्स को जगह दे दी। इनमें फ़र्क क्या था दोनों में, इनके वर्किंग स्टाइल में, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम? वायलेंस के लिए इनको कोई परहेज़ नहीं था। जो दाऊद वाली गैंग है इनको वायलेंस में कोई दिक्कत नहीं थी, तभी तो हम लोग जो है वो स्ट्रीट फाइट्स देखने लगे उसके बाद में। और इनको हाजी मस्तान और वो सब जो है वो नॉर्मली कानून को अपनी तरफ रखना चाह रहे थे। वो कानून का एकदम जिसको कहते हैं कि भाई वायलेशन करे, ऐसी स्थिति उनकी नहीं थी। दे वुड वांट टू कीप द पुलिस एंड द लॉ ऑन द राइट साइड एंड देन वर्क। इनका ये नहीं था, इनको तो देख उनको वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वायलेंस हो जाए। कोई पहली घटना जो दाऊद इब्राहिम ने की हो जिससे दाऊद इब्राहिम का नाम मुंबई में हुआ, जहाँ पहली बार सुना किसी ने? पहली घटना जो है वो जो मैंने आपको बोला कि उसके बड़े भाई को मारा गया, एक हाजी मस्तान के एक आदमी ने इनको मार गिराया, इनके बड़े भाई। तब जाके इन्होंने उसके एक बड़े आदमी को मारा। छोटा शकील जो है अभी बड़ा शकील हुआ करता था, वो बड़ा शकील को मार गिराया था। दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली दी पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। और उस समय फिर होल अंडरवर्ल्ड सेटअप और टुक नोटिस, अरे बाप रे इसको भी मारा जा सकता है, और इसको मारने वाला कौन है, तो ये है। तो फिर ये बड़ा बन गया, एकदम मुद्दा इसका बढ़ गया। ऐसे इसने एक मतलब पहले तो इंटर गैंग राइवलरी में इसने बड़े आदमी को मारा, और उसके बाद में फिर वो करता गया, एक एक चीज़ करता गया। एक्सटॉर्शन में भी थ्रेट्स चलते गए इसके, और फिर वो पैसे कलेक्ट करने में, और नहीं आता है पैसा तो फिर मारना लोगों को। ऐसा करते करते इसने अपना बढ़ा लिया जो कंट्रोल है वो। और जैसा मैंने बोला 87 में ही वेंट ओवर टू दुबई, अपना पूरे साथ में सब लोगों को लेके गए। 93 के पहले तक ये लोग दुबई में थे। तो फिर दुबई में फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों को बुलाना, उनको परफॉर्मेंस करने लगाना, उनको पैसा देना, ये मतलब इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के साथ इनका लगाव था ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 93 में जैसे ही मुंबई ब्लास्ट हो गए, सीरियल ब्लास्ट, तो देन दाऊद शिफ्टेड टू पाकिस्तान। क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने कब छोड़ा मुंबई? 87 में जी। और काम चलता रहा, वहाँ जाके भी काम चलता ही रहा, वही काम चलता रहा। बाद में फिर उसके नए जो है वो डेप्यूटीज़ असिस्टेंट्स जो है वो फ़ोन करने लगे, एक्सटॉर्शन कॉल चलते रहे, एक्सटॉर्शन कॉल लैंड होते रहे, पैसे दिए जाते रहे, वहाँ पे जाके दिए या कहीं और जाके दिए, या फिर हवाला से ट्रांसफ़र किए। उन दिनों यहाँ एक पंचरत्न मार्केट है जो असल में डायमंड मार्केट है, लेकिन उसकी साइड एक्टिविटी है हवाला। बड़े पैमाने पे हवाला चलता है, ओपेरा हाउस में है वो, अभी वो शिफ्ट हो गया, पूरा डायमंड मार्केट शिफ्ट हो गया। हवाला का अभी आजकल तो उतना कोई ये नहीं है। हवाला ये हिंदुस्तानियों की देन है विश्व को। हवाला नाउ हैज़ बिकम ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड चैनल ऑफ इलीगल मनी ट्रांसफ़र। तो यूएस सब जगह पे हवाला वर्ड जो है मालूम हो जाता है उनको, एजेंसीज़ को, हवाला क्या है। सो बेसिकली तो आम बंदे को भी पता चल गया हवाला क्या है। तो ये बेसिकली ये मुंबई की देन है दुनिया को। जब आपने इंटेरोगेट किया दाऊद के परिवार को, कैसी मेंटालिटी रहती है इनकी? मतलब आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये क्या कैसे काम करते हैं, पूरा सिंडिकेट कैसे चलाते हैं जी? इनके मतलब 2-4 चीज़ें आपने पूछ ली तो मैं बताता हूँ एक एक करके। भाई को, एक उसका ब्रदर इन लॉ है शकील का, छोटा शकील का, उसको दूसरा एक ब्रदर इन लॉ है, मतलब एक बहन का से हस्बैंड है, एक बीवी का भाई है। ऐसे दोनों तीनों को सबको क्राइम ब्रांच में मैंने काफ़ी हद तक इंटरॉक्ट किया। दाऊद का एक भाई वापस आ गया, इकबाल खासकर,
उधर ही था पहले, सब लोग फैमिली उधर ही थी, तो उसमें से एक ये वापस आ गया। बेसिकली प्रॉब्ली वाज सेंट बैक टू टेक केयर ऑफ द एम्पायर इन सिटी। तो ये इसको भी मैंने इंट्रोगेट किया हुआ है। सी बेसिकली क्या है कि मेरा अपना तरीका ये था कि अगर मुझे किसी क्राइम में या किसी सिचुएशन में ये लोग नज़र आए तो ही मैं इनको बुलाता था। मतलब मैं बिना मतलब का इनको बुला के, कोई पब्लिसिटी वाला एंगल था नहीं। अगर ज़रूरत है तो बुलाएंगे और बिल्कुल कायदे से फिर इनका इंट्रोगेशन करेंगे। तो फैमिली मेम्बर्स को भी ये मालूम था, एज फार एज ऑफिसर सर्टन ऑफ उनको, उनकी भी अपनी एक, वो लोग अपनी कुंडली बनाते हैं पुलिस वालों की, उनको मालूम रहता है कौन पुलिस वाला कैसा है। तो अगर मैंने बुलाया तो दे वुड नॉट माइंड इट एंड बेसिकली कम एंड गिव वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे हैड। ऑफ कोर्स ट्राई टू हाइड द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो जो उनको इनकन्वीनियंट है। लेकिन हमारे अपने, एक तो क्या है, मुंबई का अंडरवर्ल्ड में इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है, इन्फॉर्मर नेटवर्क मुंबई पुलिस का, वो फिनोमिनल है। और 30 साल से यही, 40 साल से यही चल रहा है। तो फिर तो हर पुलिस ऑफिसर के अपने सोर्सेस हैं और हर पुलिस ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन आती है। तो इन लोग क्या क्या किस तरीके से करते हैं, ये सब उनके तौर तरीके जो है वो इन्फॉर्मर से पहले निकलवाते थे और बाद में फिर इनसे पूछते थे क्रॉस चेक करने के लिए। अगर वो उसमें कहीं कुछ चीज़ छिपा ली तो फिर पता चलता था, फिर सर्चेस किए जाते थे, सीजर्स किए जाते थे, और उसमें से अगर चीज़ निकली बाहर तो ऑब्वियसली एक फेक करेंसी वाला भी चला इस समय, ये भी इसके थ्रू पुश करने लगे। दाऊद का सिंडिकेट का 2-4 लोग थे जो ये करते थे, तो वो भी मतलब मालूम पड़ता था कि यहाँ पे जकेरा पड़ा हुआ है फेक करेंसी का, या यहाँ पे आर्म्स का पड़ा हुआ है। 93 ब्लास्ट के बाद में कई सारी इनकी जो वेपन्स और बाकी सब डंप्स थे, ये 2, 4, 5, 7 साल तक मिलते गए। अच्छा। जो भी कोई इन्फॉर्मर बताएगा नहीं नहीं यहाँ पे 2 AK रखी है तो ये उठाओ, इस टाइप का। तो कितनी AK-47 आ गई होगी तब मुंबई में? मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक 15-20 के करीब तो थी। कई सारे हैंड ग्रेनेड्स आए, RDX आया, RDX भी इधर उधर पता नहीं 10 जगह रखा गया। सो कुल मिला के मतलब अच्छा जखीरा आया उस समय, और आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो वो कुछ उसमें से इस्तेमाल किया उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट में, और कुछ जो है बचा है वो इधर उधर रखा था आगे की कार्रवाई के लिए। वो बाद में फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा, जब आपने बुलाया दाऊद की फैमिली को, क्या क्वेश्चनिंग हुई और दाऊद के बारे में क्या बोले वो? दाऊद के बारे में हर कोई बोलता था वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि वो, या फिर वो पुराना पता दे देंगे आपको, क्लिफ्टन वाला जो है लाहौर अपना कराची का चलता है वो दे देंगे। तो हम तो उनको उसके बारे में पूछते भी नहीं थे, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक अपनी नज़र थी और वो सब पता चलता था। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग इसमें इंटरेस्टेड थे कि भाई किस तरीके से अभी सिंडिकेट काम कर रहा है, और यहाँ पे उनके कौन कौन लोग हैं जिनको हमने आगे देखना है, जिनके ऊपर काम करना है कुछ ना कुछ। तो मेनली हमारा फोकस तो यही रहता था, और वो उसके बारे में तो सच नहीं बताएंगे ना, ये तो पक्का था। बाकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी वो बताएंगे बाहर वाले। इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में यही बेसिकली चलता था कि भाई आज क्या एक्टिविटी चल रही है आजकल में, और वो कौन उसके आपके यहाँ पे नुमाइंदे हैं जिनके थ्रू आप काम करा रहे हैं, और उनका आज क्या एग्जैक्टली सीन है, उनके बाकी सब डिटेल्स, उनकी फैमिली वो कहाँ कहाँ यूपी में है, कहीं किसी का दिल्ली में कुछ है, कहीं पंजाब बॉर्डर में कुछ है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कश्मीर में कुछ है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेके अपना डेटा अपडेट करना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, और अगर कुछ मिलता है तो फिर तो ऑफेंसेस तो रजिस्टर होते ही थे। महाराष्ट्र ने और एक चीज़ दी है देश को, कम से कम MCOC दिया है हमने, जिसको मकोका बोलते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेट अवे अडॉप्टेड मकोका एज मकोका। इवन देयर केसेस आर रजिस्टर्ड, अभी भी दिल्ली में केसेस रजिस्टर होती है मकोका के अंडर होती है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर, क्योंकि उन्होंने वैसे के वैसा वो कानून अडॉप्ट किया है। सो मकोका के तहत इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ होती रहती, और हम लोग साल में 100 के आसपास ऑफेंसेस दर्ज कराते इनके ऊपर, और उसमें एक को लेके काम करते। बट फैमिली मेम्बर्स को वैसे हमने ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। इसकी एक बहन भी थी यहाँ पे, हसीना आपा करके, वो अपना शी वाज आल्सो कंट्रोलिंग द एम्पायर, जिसके ऊपर मूवी बनी है हसीना पार्कर के ऊपर। हाँ, और उसका एक बेटा था, बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जिसमें वो काफ़ी उसको सदमा सा पहुंचा, और बाद में वो खुद भी चल बसी।
तो उनके पास भी हमारे लोग जाते थे पूछने के लिए, बट बियॉन्ड दैट हम लोग फैमिली को कभी तकलीफ नहीं देते थे। अगर ज़रूरत नहीं है तो, अगर ज़रूरत है फिर बुला लेते थे। जैसा मैंने आपको बोला कि छोटा शकील के सलीम फ्रूट करके एक है, फ्रूट क्यों, तो वो फ्रूट का व्यापार करता है, सलीम फ्रूट। सो सलीम फ्रूट को उठा के 2-3 दिन मैंने क्वेश्चन किया था। एक दूसरा उसका आरिफ भाईजान करके, जो अनदर ब्रदर इन लॉ छोटा शकील, वो नॉर्थ सबब है एक मीरा रोड करके, वहाँ पे रहता था, गोरेगांव कभी मीरा रोड। तो उसको भी उठा के हमने ला के उसको क्वेश्चन किया था कि भाई तुम्हारे लिंकेजेस क्या है, तुम कैसे ऑपरेट करते हो, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तरीके क्या है, और एक्सचेंज ऑफ मनी के तरीके क्या है, फंड कैसा आप ट्रांसफ़र करते हो। तो उसमें कई सारी चीज़ें सामने आई, कई सारी महिलाएं, कई सारे क्राफ्ट जो है वो, मतलब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक ट्रेड चलता था, उसके नाम पे काफ़ी सारा इधर से उधर और उधर से इधर होता था। ड्रेसेस का एक ट्रेड चलता था, पंजाबी ड्रेसेस एंड अदर थिंग्स, या थोड़ा सा उसमें से जिसमें काम किया हो, कलाकारी की हो, वो उसका भी एक ट्रेड चलता था। उसके अंदर भी पैसे का और बाकी सब चीज़ों का, मैसेजेस का मतलब आना जाना चलता था। ये लोग मतलब वहाँ जाएंगे तो वहाँ से अपना मैसेज ले लेंगे या पैसा ले लेंगे, दे देंगे जो भी है, और यहाँ आके इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सर आज डी कंपनी है मुंबई में? ऑन द सरफेस ऑफ इट नहीं है, आपको कहीं उनका प्रेजेंस दिखेगा नहीं उस तरीके से, बट मेरा ये मानना है कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट में उन लोग हैं और वो अपने अपने तरीके से उसमें से अपना पैसा बना रहे हैं। क्योंकि इतना लंबा समय जहाँ पर रहे हैं और उनके सोर्सेज वगैरह, ये तो सबको गुर्गे वगैरह कुछ तो होंगे जहाँ पे अभी। जी है, बिल्कुल है, और उनके ऊपर नज़र है। बट एक है, जैसा मैंने बोला कि पुलिस का मेजर कंसर्न ये रहता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, बाकी तो फिर बिजनेस करने वाला और उससे एक्सटॉर्शन कराने वाला इनकी आपस की बात है। अगर वो कंप्लेंट नहीं करते हैं तब तो फिर पुलिस कैसे दखल दे आप उसमें। जिसमें कंप्लेंट आई उसमें बिल्कुल बाकायदा ये कर लिया है। 93 ब्लास्ट जब मुंबई में होते हैं तो अंडरवर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। कहा जाता है कि वो समय था जब एंटी नेशनल और नेशनल इनके बीच में भी ये कुछ हुआ, क्योंकि 93 ब्लास्ट बहुत हीनियस क्राइम था। जिस तरह से वो सारे सुनते हैं नाम कि आए, उसमें उनके आपस में मतभेद हो गए इन ऑन 93 ब्लास्ट की, इसको हमने मदद करनी है नहीं करनी है। समहाउ ये तय किया गया कि नहीं पाकिस्तान को चाहिए तो हम लोग करेंगे। आप कहाँ थे तब जब 93 ब्लास्ट हुआ? 93 में आई हैड कम इन द स्टेट, मैं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में हूँगा, और बेसिकली बट ऑब्जर्वेशन तो जारी था। और उसके पहले जो 93 के पहले कम्युनल राइट्स जो हुए उस समय में बम्बई में था 8-10 दिन, कुछ काम से था, तो उस समय तो देखा था बड़े क्लोज क्वार्टर से कि भाई कैसे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, और वो इधर मार गिराया, उधर 4 लोग हैं, उधर 5 लोग पड़े हैं, इस टाइप का था। बहुत ही मतलब विचित्र माहौल था उस समय। तो उसके बाद में फिर 93 के बाद में आपने जो ऐसा बोला कि वो एक अलग तबके में ये लोग बढ़ गए, और एक हिंदू हो गया, प्रो हिंदू, प्रो मुस्लिम, या फिर उसका नेशनल एंटी नेशनल जो भी नाम देना है। बट फिर छोटा राजन जो है वो बगल में आ गया, एक साइड में हो गया। तो छोटा राजन और दाऊद एंड छोटा शकील सिंडिकेट ये अलग अलग हो गए। छोटा राजन नेशनलिस्ट बन गया था। छोटा राजन जो है वो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलने लगा। बाद में छोटा राजन को भी ला दिया गया। और तो इन लोगों के फिर थोड़ा एक और एक्सपांशन इन लोगों का हुआ था महाराष्ट्र के बाहर। पहले तो ये लोग महाराष्ट्र में बम्बई, ठाणे, पुणे ये सब चलता रहा इनका, औरंगाबाद तक या फिर नागपुर तक कुछ हद तक। और इसके बाद में ये लोग बाहर चले गए, फिर गुजरात थोड़ा बहुत आ गया, फिर दिल्ली थोड़ा बहुत आ गया, राजस्थान थोड़ा बहुत आ गया। तो ये करते करते इन लोगों ने अपना फील्ड जो है वो एक्शन का बढ़ा दिया था। ये अराउंड 93 आई मीन 90। तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई सर 93 ब्लास्ट की, वो कैसी रही? मतलब उसमें क्योंकि RDX जैसे हमने बात की, याकूब मेमन का नाम आया, टाइगर मेमन का नाम आया। हालांकि याकूब को तो फांसी होगी थी जी, टाइगर वो बाद में हुई, लेकिन बहुत बाद में हुई है उसको। हाँ, टाइगर तो मिला ही नहीं, टाइगर वहाँ पे है। उसके ऊपर मूवी बनी है ब्लैक फ्राइडे। हाँ, उस इंसिडेंट के ऊपर 93 ब्लास्ट के ऊपर ब्लैक फ्राइडे फिल्म बनी है। और बेसिकली मतलब आप ये पूछना चाह रहे थे शायद कि ये कैसे हुआ, सब कुछ कैसे हुआ। तो जैसा 93
53 के पहले जो मैंने बोला कम्युनल राइट्स हो गए, कम्युनल राइट्स में पेंट अप फीलिंग्स हो गई, पेंट अप फीलिंग्स में फिर आपस में एक दूसरे को ललकारा गया, ललकारने के बाद में फिर एक उनका अंडरस्टैंडिंग ये था कि मुस्लिमों का ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ। यहाँ से अग्रीपाड़ा वगैरह से जो मेजर एरिया है मुंबई का, नागपाड़ा, डोंगरी, पायधुनी, ये एरिया में से मुस्लिमों को भगाया गया। इस टाइप का जो हुआ, उसके बाद में देन पाकिस्तान ने सोचा कि नहीं, इसमें हम लोग अभी फिश इन द ट्रबल्ड वाटर करते हैं, और फिर उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए वहाँ बुलाया। ट्रेनिंग हो गई पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ बच्चों की, और फिर उनको बॉम्ब वगैरह बनाने का ट्रेनिंग देके उनको वापस भेजा। और फिर बाद में पाकिस्तान ने, वो मिलिट्री ग्रेड RDX था, RDX जो है वहाँ से भेज दिया, अपना आर्मी वाला ही था उनका, और वो यहाँ पे लैंड करवाया, जिसमें अंडरवर्ल्ड की मदद हुई, और लैंड करके उसको ट्रांसपोर्ट करवाया। यहाँ असेंबल किए गए वो ओमनी 2-4 स्कूटर, वो सब जो व्हीकल्स में लगाए, हाँ, बॉम्ब्स उसमें तैयार करके रखे गए, और वो व्हीकल्स जो है वो आके रख दी गई एयर इंडिया बिल्डिंग के बगल में, एक स्टॉक मार्केट के बगल में, इस टाइप का, और उसके फिर वो ब्लास्ट हो गए। अब इस सब में टाइगर मेमन की फैमिली बहुत ही बड़े पैमाने पे शामिल थी, बट इंसिडेंटली उसने प्रीवियस नाइट सब बम जब असेंबल हो गए, उसके बाद में वो भाग निकले यहाँ से। तो वो भाग निकले और वो सब वहाँ चले गए, बाकी फुट सोल्जर यहाँ रहे, और फुट सोल्जर ने जाके वो डिपॉजिट किया, मतलब डंप किया स्कूटर बाइक जो भी हो, और ब्लास्ट हो गए। तो पकड़े तो गए, बाद में कई सारे पकड़े गए, मेरे ख्याल से अराउंड 150 वेर कॉट, दे वेर प्रोसेस्ड अगेंस्ट, चार्जशीटेड, और कुछ लोग जो है वो उसमें से बीच में ही मर गए। थापा भी मर गया बीच में। कैसे थे ये सारे कैरेक्टर, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, ये सब कैरेक्टर जो थे ना, ये एक इनकी दोगली पर्सनालिटी थी। एक तरफ से तो इनको लगता था कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए, बेसिकली मज़हब के लिए करना चाहिए, तो उस हिसाब से ये सब इधर के काम कर रहे थे, जो ये गतिविधियाँ थी। और दूसरी तरफ ये सोसाइटी में बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हुआ करते थे, अच्छे ओहदों पर थे ये। बिल्कुल सोसाइटी में ये लोग, मतलब आई कैन टेल यू नाउ, इट इज़ ओल्ड स्टोरी। आई थिंक टाइगर मेमन और वन ऑफ द ब्रदर्स वाज पीस कमेटी मेंबर ऑफ पुलिस स्टेशन। बिल्कुल। और ये लोग जो है माहिम पुलिस स्टेशन के बैंक अपोजिट इनका घर था, बैंक अपोजिट, और इनको मतलब बड़ी इज्जत थी एरिया में। मेरे ख्याल से एक कोई इसमें से कॉर्पोरेटर भी था उस समय। और मतलब ये दो टाइप के इनकी पर्सनैलिटी थी, और इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया एक तरीके से, और फिर सब ये असेंबल करा के बॉम्ब ब्लास्ट कराया। सर, जितने भी ये सारे बड़े इंसिडेंट्स हुए, आपने तो इन्वेस्टिगेट किया सब कुछ, आप NIA में भी रहे हैं, और उधर से वो कैसे इनको ब्रेन वॉश कैसे करते हैं इनका, मतलब कुछ आपको कॉमन चीज़ लगी कि सभी में ये चीज़, एक फैक्टर कॉमन रहता है। देख लीजिए, अगर हम दिल्ली में ब्लास्ट की बात करते हैं, तब भी DU का जो प्रोफेसर था गिलानी, उसका नाम आया, हालांकि बाद में वो बरी हो गया था, लेकिन नाम आया उसका कॉन्स्पिरेसी में। अफजल गुरु देखो आप, अफजल गुरु भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था वो भी। नहीं, मतलब दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मज़हब के नाम पे बहक जाते हैं। इनको ये बोला जाता है जब मज़हब खतरे में है तब ये लोग फिर इकट्ठा हो जाते हैं, बाकी सब चीज़ भूल के। जबकि एजुकेटेड, अब महाराष्ट्र में तो मैंने कई सारे ब्लास्ट देखे हैं, एजुकेटेड बच्चे, इंजीनियर्स, दे आर पार्ट ऑफ इट। मतलब ये मैं फिर बाद में बोल चुका हूँ, दिल्ली ब्लास्ट के बाद में कोई मुझे पूछा तो कि ये पहली बारी वाइट कॉलर सामने आया, मतलब नहीं, 2009 में पहली बारी सामने आया है। पुणे के 2 इंजीनियर्स थे जो उन्होंने महाराष्ट्र में ब्लास्ट किए थे। इवन बिफोर दैट IIM में भी काफ़ी सारे एजुकेटेड 2-3 लोग थे, जो अहमदाबाद, सूरत, तो पता नहीं 10 जगह ब्लास्ट उन लोगों ने करे थे। सो पॉइंट ये है कि ये कहीं ना कहीं मज़हब के नाम पे इकट्ठा होते थे कि भाई व्हेन इट वाज टोल्ड कि आपको इस्लाम को आपकी ज़रूरत है और आपने अभी ये करना जरूरी। तो ये अनफॉर्चुनेट है। ये करने वाले कुछ, इनको बरगलाने वाले कोई उस समय के मुल्ला मौलवी हुआ करते थे। अब बाद में तो अभी तो ऑनलाइन ही सब चल रहा है, तो अभी तो बड़ा ही मुश्किल है। अभी हम बात करते हैं जो कैरेक्टर जिसका हम पहले ही बात कर चुके हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो था अब्बू सलेम। अब्बू सलेम कहा जाता है कि एक्टर बनना चाहता था, उसी तरह के साथ उसने काम किए, उसी फ्रेमवर्क पर चला जैसे फिल्म इंडस्ट्री चलती थी। मोनिका बेदी उसकी गर्लफ्रेंड थी जी।
और संजय दत्त का वो खासम खास था, उसके बारे में बताइए आप। देखिए बड़ा ही वो दिखने में बड़ा स्मार्ट है, वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम। और ये है सब रहने वाले सराय मीर नाम की जगह है आजमगढ़ के पास में, वहाँ के है, यूपी के। और ये तो रोज़ी रोटी के हिसाब से आया था मुंबई में, कुछ छोटे मोटे ऑफेंसेस कर लिए, ये फिर दाऊद की नज़र में आ गया, दाऊद ने इसको अपना एक हेंचमैन टाइप्स बना लिया, और फिर ये थोड़ा छोटे मोटे कारनामे करते गया, तो फिर वो नज़र में आए, उसको फिर फिल्म इंडस्ट्री का जो है चार्ज एक तरीके से दाऊद ने दे दिया, और ये फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम करने लगा। अब चूँकि ये दिखने में हैंडसम था, तो फिर इसके नाजायज़ ताल्लुकात भी कुछ लोगों से बन गए होंगे, और उसने अपना इनरोड्स बना लिए फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके बाद में देन ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग वन बाय वन देयर एक्टिविटीज़। सो जैसा मैंने बताया कि किसी फिल्म स्टार को, लीडिंग फिल्म स्टार को बोलेगा कि वो आप हम बोलेंगे उस फिल्म में काम करेंगे और इतना पैसे के लिए काम करेंगे, आप ज़्यादा पूछेंगे नहीं। या फिर फिल्म लेडीज़ है, विमेन इन फिल्म इंडस्ट्री, उनको फिर या तो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेंगे, या फिर उनके लिए भी किसी प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को बोलेंगे इसको आपको लेना पड़ेगा, जो कि मोनिका बेदी के साथ हुआ। चोरी चोरी चुपके चुपके पिक्चर थी, जिसमें मोनिका बेदी का रोल था, लीड रोल था। हालांकि उसका कोई लीड रोल करने का औकात नहीं थी उस समय। ये सब करवाया अबू सलेम ने? हाँ, ये अबू सलेम ने करवाया कि भाई इसको, मोनिका को आप लगाएंगे इसमें, और हीरोइन करके लगाएंगे बाकायदा। और लगी चली फिल्म वो, उसके ऊपर काफ़ी सारे बाद में केसेस हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक एक केस चली MCOC के। कहो ना प्यार फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब कहो ना प्यार फिल्म आती है, सुपर डुपर हिट फिल्म थी, बिल्कुल, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन को धमकाया अबू सलेम ने। बिल्कुल। तो ये मतलब कई सारों को, तो उस समय तो ही वॉज दी रेनिंग किंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम दी अंडरवर्ल्ड साइड, तो वो बोले वो होता था, और उसको पूरी मदद सब लोग ये करते थे, पैसा देते थे, टेरिटोरियल राइट्स देते थे। भाई उनका ये था कि आप हमको कोई कठिनाई हमारे लिए मत पैदा कीजिए, बाधा मत पैदा कीजिए, हमारा काम चलते रहने दिए, आपका काम। गुलशन कुमार टी सीरीज वाले थे जो, उनको भी अबू सलेम ने मारा? उनको एक तरीके से अबू सलेम रिस्पॉन्सिबल था उसमें, हालांकि उसने शायद खुद होके काम नहीं किया है वो, जहाँ तक मेरी मेमोरी। शूटर भेजे थे, शूटर कुछ अलग थे। कहा जाता है कि अबू सलेम कहता है कि फ़ोन ऑन रखना, मैंने चीखें सुननी है इसकी, ऐसा कुछ भी था कुछ। हाँ, तो तब तक तो वो बड़ा आदमी बन गया था, और फिर वो गुलशन कुमार के ऊपर उन्होंने। कैसा हुआ वो मर्डर, कैसे हुआ वो? अब वो बेसिकली उसको भी जो है, गुलशन कुमार को भी थ्रेट्स थे। थ्रेट मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन, टेरिटरी राइट्स, CDs, जो कि आजकल सिद्धू मूसेवाला के बारे में होता है जी, गानों के बारे में, कि फला गानों का CD जो है वो इसका राइट। CD उन दिनों CD नहीं, कैसेट चलती थी, कैसेट वाली कंपनी। बिल्कुल। तो कैसेट जो है वो हम बोलेंगे उस हिसाब से वो बेची जाएगी, और उसके राइट्स अगेन टेरिटोरियल राइट्स, ये वो सब चीज़ चलता था। तो उसमें वो माना नहीं गुलशन कुमार, वो लगातार उसको वो थ्रेट जो है बढ़ाते गए, लेकिन वो माना नहीं। तो फिर तो एक दिन उसके ऊपर पूरा वॉच रख के क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है रास्ते में, हाँ, रेकी करके पूरा वो, मतलब ऑपरेशन बड़ा सिस्टमेटिकली उन्होंने कराया था। कहते हैं कि गुलशन शूटर्स को भगा दिया था बाद में बाकायदा। अच्छा, हाँ, शूटर्स को भगा दिया था। उस कत्ल के बाद कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री पर काफ़ी असर पड़ा। बहुत असर पड़ा, क्योंकि आप कुछ भी कहो, गुलशन कुमार वॉज अ बिग नेम दैट टाइम। बिल्कुल, हाँ, तो उसके ऊपर तो फिर तो होना ही था। एक और कैरेक्टर था अफजल गुरु, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। अफजल गुरु के अफजल गुरु तो पार्लियामेंट अटैक से कनेक्टेड था। पार्लियामेंट अटैक हुआ जब दिल्ली, हाँ, और ही वाज फ्रॉम कश्मीर, सो बेसिकली डिफरेंट थिंग। मुंबई अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन मेरे ख्याल से नहीं है उसमें। मतलब पहले बार कई सारी चीज़ें कोर्ट के सामने आई, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एंगल एक सामने आ गया कि किस तरीके से कम्युनिकेशंस होता है, लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, किस तरीके से VOIP कम्युनिकेशंस तो पहले ही आपके बम्बई टेरर अटैक में ही आ गई थी सामने, कि इन लोग जो है वो आपस में कैसा कनेक्ट करते हैं, तो VOIP के ज़रिए करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, तो वो सब उस समय ही आया था। कैसे काम करता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में? आपको जो अभी आज हम लोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप एंड ऑल दी अदर कम्युनिकेशन, दैट इज़ व्हाट आई मीन, एसेंशियली इट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट। इसमें आपको इंटरनेट में क्या होता है कि फिर IP एड्रेस केवल पता चलता है पहला। अब जैसे मैंने कोई नंबर घुमाया, चलिए आपका नंबर घुमाया,
तो केवल मेरा आईपी एड्रेस जो है वो सामने आएगा, आपका आईपी एड्रेस सामने आएगा, लेकिन इसके बीच में एक फिर वो वॉइस जो 10 जगह और ट्रैवल करती है। मैं बड़ा ही आपको क्रूड टर्म्स में बता रहा हूँ, जी जी, बट बेसिकली टू अंडरस्टैंड, मेक इट जी अंडरस्टैंड। जी, जो ये बीच वाले जो स्टॉप्स है वो पता नहीं चलते, जिसके चलते मैंने आपको कॉल किया है ये सामने नहीं आता है, या आपने मेरा कॉल रिसीव किया है ये सामने नहीं ये आता पता लग जाता है बस सिर्फ इतना कि कन्वर्सेशन हुई है। हाँ, कन्वर्सेशन हुई है इतना पता चलता है, और वो उस प्रोटोकॉल के तहत वो पता नहीं चलता है। सो ये सब जो है, ये सब पहली बारी पार्लियामेंट अटैक में भी सामने आया कि ये सब चीज़ यूज़ हुई है। एंड पहली बारी इंडियन कोर्ट्स में इंटरसेप्शन, टेलीफोनिक इंटरसेप्शन का डेटा जो है वो एविडेंस करके माना गया, ये इसी पार्लियामेंट अटैक के केस में। तो है वो पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है कोर्ट के, और फिर उसको फांसी की सज़ा हुई, फिर वो फांसी हो गई उसको अफजल गुरु को। हाँ, बाद में आई थिंक दिल्ली में ही उसको तिहाड़ में रखा था। जब 26/11 होता है तब आप जॉइंट कमिश्नर थे? 26/11 हुआ तब मैं वाज इन इंटेलिजेंस साइड। उसके बारे में बताइए, वो कैसे हुआ, क्या था उसमें? 26/11 की जो है ना वो मतलब एक, मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक अलग किस्म का वो टेरर अटैक है, बड़ा ही घिनौना है। और इसमें जो बाद में सामने आया, जब डेविड हेडली का एविडेंस कोर्ट के सामने हुआ तब मैं जॉइंट कमिश्नर था, ओके, क्राइम ब्रांच का। तो उसके इसमें मैं और उज्ज्वल निकम जी जो प्रोसिक्यूटर थे, और हमने साथ में काफ़ी सारा काम उसमें किया था, और उसको लाया था अपने कोर्ट के सामने वीडियो के ज़रिए, और उसने डिपोज किया था। तो उसने जो चीज़ें बताई उसमें फिर कई सारी चीज़ें सामने आई कि नहीं इसमें तो पाक आर्मी के ऑफिसर्स बाकायदा इन्वॉल्व थे। तब तक तो डेविड हेडली ने जो माना? हाँ, डेविड हेडली ने बताया ना कोर्ट को, नाम बताया सब। तो पहली बारी पाक का स्टेट रोल सामने आ गया। नहीं तो तब तक पाकिस्तान ये बोलता था कि ये तो हम नहीं कर रहे हैं, स्टेट कुछ नहीं कर रहा है, इसमें कुछ नॉन स्टेट एक्टर बैठे हैं वहाँ पे पीओके में, वो कर रहे हैं। बट बाद में वो ये बोल नहीं पाया, उसके बाद में उन्होंने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं लिया, अगर आप देख लोगे तो हुआ ये कि 2006-07 से लेके 6 में पहला एक यहाँ पे 3 ब्लास्ट का, ना 3 नहीं, लोकल ट्रेन ब्लास्ट का सिलसिला हुआ 2006 में बम्बई में। और उसके बाद में देन पाकिस्तान स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अ बिगर एंड अ वेरी ग्लेयरिंग काइंड ऑफ अ टेरर अटैक। तो 7 के आसपास जो है वहाँ पे उन्होंने बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लिए, ये बाद में पता चलता है, उस समय तो था नहीं पता। और 7 के आसपास उन्होंने फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू करी। एक मांडला करके डैम है पीओके में, तो वो डैम में उनकी अंडर वाटर डीप वाटर ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो इंटेलिजेंस इनपुट्स आते गए, हालांकि वो पता नहीं कहीं वो डाउटेलिंग ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं हो पाया ठीक से करके, वो टेरर अटैक फाइनली हो गया। तो फाइनली तो उन्होंने ये किया कि 2008 के जुलाई अगस्त में वो लोग तैयार थे, एंड दे ट्राइड फर्स्ट थिंग इन आई थिंक अगस्त सितंबर। तो एक तो पहला तो उन्होंने, उनकी जो बोट निकली वो तो किसी पत्थर से टकरा के वो ख़त्म हो गई वहीं पे, तो वो अटैम्प्ट बगल में हो गया। दूसरा अटैम्प्ट शायद इन्होंने सितंबर में किया, बिकॉज सितंबर में एक कॉन्फ्रेंस डिफेंस ऑफिसर्स की इसमें थी ताज होटल में। हाँ, तो उसके लिए उनको टारगेट उसको करना था। तो सितंबर में उन्होंने पूरी तैयारी करी, बट इट वाज एट द लास्ट मोमेंट दे ड्रॉप्ड द प्लान, बिकॉज उनको पता चल गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अपग्रेड हो गई है और वो चलती रही, तो उन्होंने वो किया नहीं। फाइनली इट हैपेंड ऑन 26 नवंबर, एंड इट वाज अ वेरी जीनियस वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अपने मछुआरे जाते रहते हैं अपनी बोटें लेके समुंदर में, मतलब वो नंबर तो इतना बड़ा है, बम्बई की कोस्ट में आपको 50,000 मछुआरों की नावें हैं छोटी छोटी, गुजरात में 1.5 लाख के आसपास है, और ये लोग सब जाते रहते हैं वाटर में, सी वाटर में। उस समुंदर में तो कोई बॉर्डर है नहीं, बिल्कुल, आप किस मोमेंट समुंदर में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो पता नहीं चलता है, क्योंकि आप जा रहे हो और बेसिकली आप मच्छी के सर्च में जा रहे हो, मछली मिलनी चाहिए। तो इसमें ये जो है, ये गुजरात वाला लड़का गया था वहाँ, कुबेरा करके जो उसकी बोट थी, और उसके साथ में उसके 4 और बच्चे थे शायद। तो ये लोग करते करते पानी में चले गए इंटरनेशनल वाटर में, तो उनको वहाँ पे उन लोगों ने धर लिया, और धर के उनको सबको मार दिया, केवल उसके तांडेल को छोड़ के, मेन जो बोट चलाने वाला है, और उसको पकड़ के फिर वो उसमें ये लोग सब सवार हो गए,
कराची से निकले थे किसी और उनकी बोट से, वो इसमें ट्रांसफ़र हो गए एंड देन दे केम ओवर। तो यहाँ करीब आने के बाद में उसको उन्होंने वो तांडेल को भी मार दिया और ये इन लोगों ने इन्फ्लेटेबल रबर डिंजीज लाई थी साथ में। तो वो इन्फ्लेटेबल रबर डिंजी में उसको फुगा ये करके हवा उसमें डाल भर के उसमें ये सब 10 के 10 सवार हो गए और वो रबर डिंजी लेके यहाँ बधवार पार्क करके है, तो जस्ट अबाउट किलोमीटर फ्रॉम हियर, नॉट मच। उधर मछुआरों की एक बस्ती है, उस वहाँ पे अक्सर भीड़ रहती है और अक्सर बड़ा ही जो टिपिकल बोलते हैं मच्छी बाज़ार का वहाँ पे माहौल रहता है, किसी को खबर नहीं रहती। वहाँ पे ये लोग लैंड हुए एंड देन फ्रॉम देयर दे वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। पहले ही उनका तय था, बड़ी पैर के हिसाब से उन्होंने काम किया। टिपिकल आर्मी का ये ब्रीफिंग है जी। तो बड़ी पैर में ये एक पैर चला गया ताज होटल की तरफ, एक वो दूसरा लियोपोल्ड कैफ़े की तरफ गया। लियोपोल्ड वाले बाद में ताज में मिल गए क्योंकि वो बगल में है। एक ओबराय की तरफ आ गया, एक CST की तरफ चला गया, वो नरीमन हाउस, हाँ नरीमन हाउस की तरफ गया। सो कुल मिला के ये 5 टीम्स इनकी बन गई और ये अपने अपने आपस में चलते गए। फिर बाद में उन्होंने जो CST की तरफ गए वो टैक्सी पकड़ के गए, उन्होंने टैक्सी में भी बम रख दिए। तो एक टैक्सी फटी जाके सेंटा क्रूज़ में, एक दूसरी फटी यहाँ पे मेरे ख्याल से वर्ली कहीं। 2 टैक्सी वहाँ भी बाहर फट गई, बम फट गए उसमें से। 2 टैक्सी पता नहीं कैसे हो गई, 2 शायद 2 बार कर ली उन्होंने। तो वो करने के बाद में वहाँ भी अफरा तफरी मची क्योंकि लोगों को लगा यहाँ तक बम ब्लास्ट हो रहा है। बाकी उस दिन जो है वो फिर ये जमे रहे CST में सबसे बड़ा नुकसान किया है इन्होंने। आम आदमी मर गए, धाधा गोली चला दी और अंटस्टैंड मतलब किसी दिशा में भी चला दी। एंड ओबराय में काफ़ी सारे मारे गए, ताज में मारे गए। ताज ओबराय आर बेसिकली हिंदुस्तान की नाक है एक तरीके से, बिल्कुल, क्योंकि बड़े होटल्स है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लोग मारे गए। कुल मिला के मेरे ख्याल से 12 तो अमेरिकन मारे गए। वो लियोपोल्ड कैफे में भी, हाँ लियोपोल्ड कैफे में भी मारे गए, बात सही है। तो ये मतलब इस तरीके से उसको अंजाम दिया गया और फाइनली जो है वो फिर वो NSG आने के बाद में पहले तो मरीन नेवल मार्कोस थे, मरीन कमांडोज, उन्होंने भी कुछ काम किया। तो ताज में जाके सीन ख़त्म हुआ 2-3 दिन बाद। 3 दिन ऑपरेशन चलता 3 दिन ऑपरेशन चलता रहा, 3 दिन दोपहर तक, तीसरे दिन दोपहर तक, जब जाके बॉम्बिंग करके उनको मारना पड़ा लोगों को। बट तब तक उन्होंने काफ़ी नुकसान और पूरा मतलब देश विदेश में उसके ऊपर चर्चे थे। सर इसमें 2-3 बातें हमें बताइए। एक तो पहली बात ये कि ये भी कहा जाता है कि उनको सब कुछ पता था मैप के बारे में, मुंबई में कैसा क्या। अब ये हुआ, इसके बाद में वो तो 9 के 9 मारे गए और कसाब पकड़ा गया अकेला। वो मारे कैसे गए, थोड़ा सा वो हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि जो फिल्म भी बनी है 26/11, मैं बताता हूँ ना। 4 जो है वो ताज में मारे गए बाद में, फाइनली ऑन द लास्ट डे। 2 जो है वो नरीमन हाउस में मारे गए, जो इसका अपना जूस का जो। 2 जो है ओबराय में मारे गए, 2 4 4 और 4 8 हो गए। और 2 इधर निकले थे, जो CST में 2 आए थे। वो एक ब्रिज है CST के पार करने का, तो CST स्टेशन पार करके इस तरफ आ गए वो ब्रिज के ऊपर से। एक कामा हॉस्पिटल है इस तरफ, बॉम्बे कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पीछे, ठीक पीछे। तो वो कॉरपोरेशन कामा हॉस्पिटल में वो काफ़ी मतलब ऊपर नीचे किया उन्होंने वहाँ पे। और उसमें फिर बाहर वहाँ से जब निकले बाहर वो, तब ये तीनों जो हमारे कामटे साड़स्कर और वो करकरे, ये तीनों जो ऑफिसर्स थे पुलिस के, वो एक इसमें जीप में सवार थे। वो वहाँ बाहर आने के बाद में ये हुए। वहाँ से ये लोग जा रहे थे चौपाटी की तरफ, गिरगांव चौपाटी। चौपाटी के ऊपर पुलिस वालों ने उनको रोका, क्योंकि तब तक सबको मालूम पड़ गया था, अलर्ट आ गया था। एक मंत्रालय के सामने, यहीं पे एग्जैक्टली ठीक मंत्रालय के सामने से एक गाड़ी निकली है और उसमें ये लोग हैं, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन था। व्हाटएवर। सो ये लोग उनका पीछा कर रहे थे। सब जगह जो है वो ब्लॉक्स था, रोड ब्लॉक्स था। वहाँ के रोड ब्लॉक पे इनको रुकाया गया। रुकाया जाने के बाद में जो दूसरा था इस्माइल करके, इसके साथ में, कसाब के साथ में, वो गाड़ी चला रहा था। तो उसके ऊपर फिर उसने बंदूक निकाली और उसने फायर किया पुलिस वालों को। तो एक पुलिस वाला वहाँ पे मर गया। एंड देन पुलिस वाला रियलाइज्ड इमीडिएटली। तो देन नोबडी वाज रेडी टू गो इन फ्रंट ऑफ देम। उसको तो मार गिरा है इस्माइल को, वो मर गया। बट कसाब दूसरी तरफ जो था, उसका हाथ एक जो है उसको कहीं मतलब एक्सीडेंट टाइप का हो गया था, वो हाथ उसका काम नहीं कर रहा था।
तो वो एक ही हाथ से अपना गोली चला रहा था। फॉर्चुनेटली वो एक हाथ से चला रहा था, तो कोई ज़्यादा वो असरदार नहीं था। तो उसके सामने ये हमारे एएसआई तुकाराम ओंबले जो है, वो उसके सामने खड़े हो गए। वो गोली चलाता गया, इसकी छाती की छलनी हो गई, लेकिन उसने उसका हाथ छोड़ा नहीं। तो इस हिसाब से वो मतलब ये सब करने के बाद में वो पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद में देन ही वाज क्वेश्चन। तो मैं था, मेरे एक दिल्ली के कलीग थे, वो हम लोगों ने आपने इंटेरोगेट किया जी, कसाब को? मैंने कसाब को पहले इंटरोगेट किया। कैसा था कसाब? मतलब एकदम रिलैक्स था, और उसको तो लग रहा था कि भाई बस मैंने बहुत बड़ा काम किया है। और जो जो चीज़ें वो बताता गया, मतलब हम लोग तो हैरान हो गए। उसको 3,000 रुपया 3 लाख रुपया का पाकिस्तानी रुपया देने वाले थे, और बाकी फिर मार्टियर स्टेटस फैमिली का, हम ज़िंदगी भर उनको ध्यान देंगे, इस टाइप का। बट बेसिकली छोटा आदमी था, छोटा मोटा चोर था टाइप था। और पिताजी के 8-10 लड़के थे। पिताजी ठेला चला रहे थे किसी चीज़ का। तो ये जैसे ही नज़र में आया, ये जाके उधर वो लश्कर तैयबा के इसमें हाजिर हो गया मरकज़ में, और बोला कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर जो शॉर्टलिस्टिंग की लोगों की, उसमें इसको भी शॉर्टलिस्ट कर लिया कि ये ठीक लड़का है। बीइंग ऑफिसर आपको क्या खासियत लगी कि उन्होंने इसको सिलेक्ट किया? एक तो निडर था, इसको कोई किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी और कोई डर नहीं था, ये देखा हमने। हालांकि आर्मी वालों ने उनका जब ट्रेनिंग किया 8-9 महीने 10 महीने का, तभी जाके उनको मशीन्स बना लिया था, किलिंग मशीन्स। ये बोल बोल के कि भाई तुमको बाद में जन्नत में हूरे मिलेगी, ये मिलेगी, वो जो भी उनका यूजुअल स्टाइल है रेडिकलाइजेशन का। बट इसको कोई भी डर नहीं था, इसको कोई भी जिसको हम कहते हैं रिग्रेट नहीं था, क्या कर रहा हूँ मैं उसका। कसाब को आपने पकड़ लिया और आप उसे पकड़कर लेकर आ रहे थे अपने ऑफिस में जहाँ पर इंटेरोगेट करना था। उस रास्ते में क्या चल रहा था दिमाग में, और उसको देखकर सब कुछ? नहीं, एक तो क्या है कि हम लोग ऐसी सब मूवमेंट जो है बड़ी क्विक करते हैं, तो उस समय तो ज़्यादा सोचने का समय ना हम अपने आप को देते हैं ना उसको देते हैं। बट फिर भी मतलब हम लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि वो बड़ा रिलैक्स था और उसने कोई मतलब उसको कोई गलत काम किया ऐसा लग ही नहीं रहा था। तो हमने कितना 5 मिनट का होगा रास्ता मुश्किल से, बिकॉज उस रास्ते तो पूरे सुनसान पड़े थे, दहशत का माहौल था पूरे शहर में। तो हम तो तुरंत चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उसको बिठा लिया एक जगह लॉकअप में, पुलिस स्टेशन में। देन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम। तो उसको तो ये लग रहा था कि बाकी सब जिंदा है, कोई मरा नहीं है उनके। अच्छा, उसे पता नहीं था? हाँ, उसको पता नहीं था। उसको हम दूसरा या तीसरे दिन में वो जो फिल्म ने दिखाया वो सब किया है, कि उसको मॉर्ग में लेके गए और दिखाया सब डेड बॉडीज़ की जो सब सड़ी हुई थी और गंदा बास आ रहा था। कहाँ है तेरा वो सुगंध वाली बात, कहाँ है? ये लोग अगर मार्टियर है, शहीद है, तो वो अलग बात है, वो फिल्म में दिखाया। बट बाकी उसने सब चीज़ एकदम मतलब फ्रैंकली बता दी सब चीज़, कि वो कराची जिले का है, पंजाब पाकिस्तान पंजाब का, और ये फैमिली साइज़ है, इतनी बहनें हैं, इतने भाई है, ये मेरे पिताजी है, उनका ये काम है, मैं ये करता था, मैं फिर छोटी मोटी चोरी करना, वो सब चीज़ उसने बता दी। और फॉर्चुनेटली हम लोग उसको हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के थ्रू वहाँ पे ऑन फील्ड चेक करके सुबह 6:30-7 बजे तक तो पिक्चर क्लियर थी, 6:30 बजे तक, कि भाई यस ये बता रहा है, सही बता रहा है, 95% चीज़ें इसने सही बताई है। नहीं तो दिक्कत ये थी कि इन लोगों को एक हिंदू आइडेंटिटी भी दी गई थी। अच्छा। हाँ, तो उनके हाथ में ये जैसे धागे हैं, ये धागे बांधे हुए थे, जिसको हम कलेवा बोलते हैं। अच्छा। कलेवा बांधा हुआ था, और इनको एक कुछ छोटे से आई कार्ड टाइप दिए गए थे साउथ इंडिया के कॉलेजेस में के बच्चों के। तो ये मतलब डिसेप्शन वाला मोड था, जो कि पता चला बाद में कि हेडली ने वो बताया था। अच्छा। कि आप ऐसा करो। तो कट टू हेडली बाद में करता हूँ मैं एक थोड़ी देर में। बट बेसिकली ही वॉज वेरी रिलैक्स्ड, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक उसको दिखाया नहीं गया बाकी लोग मारे गए, तब तक वो बड़ा ही रिलैक्स था। उसके बाद में ही स्टार्टेड हैविंग दी प्रेशर कि भाई नहीं, अभी तो गड़बड़ हो गया, मैं अकेला ही पकड़ा गया। और वो कोई मेन एलिमेंट नहीं था। मतलब अनफॉर्चुनेट इसमें यह है कि वो इस्माइल अगर मिल जाता, जो दूसरा इसके साथ था, इस्माइल वॉज द ग्रुप लीडर। अच्छा, इस्माइल इन सबको लीड कर रहा था, तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी उसके पास में। बट चलो खैर, एक चीज़ तो बाद में आती गई। तो बाद में जब ये हुआ 2008 की बात, और पहले ही दिन रात में उसको पकड़ा गया, और 3 दिन आगे ऑपरेशन चलता रहा
बाकी सब लोगों को न्यूट्रलाइज करने में। उसके बाद में उसको ले गए थे। ये पहली रात ही पकड़ा गया था? हाँ, पहली रात ही पकड़ा गया है, उसके साथ में हम बात करते रहे। ठीक है, बाद में वो 2 दिन थे जो ऑपरेशन चला, उस तब वो मारे? करेक्ट। दूसरे और ये हुआ, इसके बाद में पता चला देन नो लोकल एलिमेंट वाज इन्वॉल्व, ये भी पता चल गया कि ये सब बाहर से आके इन लोगों ने किया। तो कैसे किया, क्या किया, वो सब जो बताता गया वो कि हमारे पास जीपीएस थे, प्रीपेड थे। जीपीएस थे इनके पास? जीपीएस थे इनके पास में, तो प्रीपेड थे और मतलब डेटा फीड था कि कहाँ जाना है। जब इसको पकड़ लिया कसाब को, हीट ऑफ द मोमेंट बहुत कुछ चलता है दिमाग में, क्योंकि जो प्रेजेंस होती है, पता होता है कि इसने इतना कुछ किया है, इतने लोगों को मार दिया, सभी न्यूज़ चैनल पे खबर चल रही थी, बुरा हाल ताज का हो गया था, ओबराय का, सभी का। बीइंग पुलिस ऑफिसर बहुत गुस्सा होता है बंदे के अंदर कि इसको मारना है, इसको फोड़ना है, इसको ये करना। वो कैसी, मतलब वो आपका बिहेवियर कैसे रहा फिर? वो नहीं मेंटल स्टेट क्या थी वो इसमें? हाँ, मेंटल स्टेट तो बड़े ही एजिटेटेड थे हम लोग, पुलिस ऑफिसर्स भी एजिटेटेड थे। हालांकि उसको हमको बचाना पड़ा पुलिस ऑफिसर से, नहीं तो वो तो सब उसको मारने की तैयारी में थे। अच्छा, उड़ा दो इसको। बट वी हैड डिफरेंट प्लान बेसिकली, सिंस माई कलीग हैड कम फ्रॉम दिल्ली, तो वी हैड अ प्लान बेसिकली टू नो कि ये कर क्या रहा है, कहाँ से आया और क्या प्लान था। ये मालूम होना बड़ा ज़रूरी है इस टाइप के टेरर अटैक में, जहाँ पे आपके ऑलरेडी 100 के ऊपर लोग मर चुके हैं। पहले 4-5 घंटा में ही 100 के ऊपर लोग मर चुके थे। इसलिए हमने इसको बचा के एक जगह पे लेके गए थे हम, और उसको क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने उसको कंफर्टेबल रखा, क्योंकि हम उसको अनकंफर्टेबल करते या मारपीट करते या उसको कुछ मतलब एकदम इल ट्रीट करते तो वो बोलता नहीं। और हमारे लिए ये बोलना इसलिए ज़रूरी था कि वो कले वले पहने हुए थे। अच्छा, कि ये क्या है ये चक्कर। तो बाद में फिर हेडली के थ्रू पता ही चल गया। जैसे 2010 में हेडली वहाँ पकड़ा गया शिकागो एयरपोर्ट में। उसके बाद में अपनी टीम चली गई, एनआईए की टीम तब की, वो जाके उसके साथ बात कर लिए। और उसके बाद में उसका वहाँ पे कन्विक्शन हो गया, ट्रायल हो गई, कन्विक्शन हो गया यूएस कोर्ट में, और उसको उन्होंने 35 साल का पनिशमेंट दे दिया। और ये कंडीशन भी डाल दी उसके प्ली बार्गेन में ही डाल दी कि इसको कहीं हम पाकिस्तान या हिंदुस्तान को डिपोर्ट नहीं करेंगे, एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे। बट ये वहाँ पे उनके कोर्ट्स के सामने वीडियो एविडेंस दे सकते हैं, पेश होता रहा, वीडियो से पेश होएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैं आया, फिर 2010 में ये सब चला, एनआईए में वो सब हो गया, एनआईए ने एक ऑफेंस दर्ज किया। एनआईए उसके बाद में ही बनी एक्चुअली, 2008 के बाद में ही बनी है, 26/11 के बाद में। तो एनीवेज, तो 2015 में मैं क्राइम ब्रांच का चीफ करके आ गया महाराष्ट्र में, मुंबई में। और उसके बाद में फिर हमारा ये डिस्कशन फिर से शुरू हुआ। तब तक 26/11 की ट्रायल तो चल ही रही थी। बीच में हमको अबू जुंदल मिल गया था। अबू जुंदल इज़ बेसिकली ज़बीउद्दीन अंसारी फ्रॉम बीड डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो ये उस समय उनके कराची के कंट्रोल रूम में प्रेजेंट था 26/11 के टाइम। तो ये जैसे ही इसको लाए थे तो उसको भी क्वेश्चन कर रहा था, उसकी ट्रायल चल रही थी। तो उसकी ट्रायल में ही फिर हमने ये सब चीज़ जोड़ दिया। और हमने फिर हेडली को, मतलब हाईएस्ट लेवल्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हाईएस्ट लेवल्स इन अमेरिकन गवर्नमेंट, वी मेड देम एग्री टू ईच अदर कि इसको हम लोग इंडियन कोर्ट के सामने डिपोज कराएंगे। बड़ी लंबी स्टोरी है। हम लोग, मतलब मेरे लिए तो वो ज़िंदगी का तजुर्बा रहा। 2 बार यूएस चले गए मैं और उज्ज्वल निकम जी, और हमने वहाँ का सब टाइप कर लिया। इधर आके वापस 2 बार गए, एक अगस्त में गए, एक जनवरी में गए अगले साल की। और उस बाद में फरवरी में उसका कोर्ट डिपोजिशन शुरू हो गया। काफ़ी सारी इसमें तैयारी करनी पड़ी। मतलब वो वहाँ पे ऐसी जगह पे था कि जहाँ पे अपने टाइम में कोर्ट नहीं चल सकता था। तो हमारी कोर्ट की, हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सुबह हम 7 बजे तैयार शुरू करेंगे और दोपहर को 1:30 बजे बंद करेंगे। टाइमिंग जो उल्टा एग्जैक्टली वहाँ पे उल्टा है। तो वहाँ 7 बजे तो शाम के 7 बजे होगा और रात का 1:30 बज रहा होगा जब वो हो। तो 5 दिन होली के पहले, चलो इंसिडेंटली होली है, होली के पहले 5 दिन और होली के बाद में थोड़ा सा गैप देके 5 दिन बाद में। ये होली क्यों याद है? हेडली ने जज को और बाकी सब लोगों को हैप्पी होली बोला था, इसलिए याद है, इसलिए होली याद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस में। वो बड़ा ही एकदम वो मस्त था वो। तो किसी कंट्री का, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के सितारे बुलंदी पर थे कि उनको ऐसा एजेंट मिला, बहुत शार्प। तो 5-5 दिन 10 दिन हमारा ये प्रोसीडिंग चलता रहा, सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक। 1:15 बजे ख़त्म करते थे कोर्ट, और 1:15 बजे के बाद में उसको पढ़ के दिखाते थे कि दिन क्या प्रोसीडिंग हुआ, पूरा पढ़ के दिखाते थे कायदे से। और वो फिर उसमें से मिस्टेक्स निकालता था छोटी मोटी।
मतलब इतना शार्प था वो, रात के 1:30 बजे वहाँ पे वो अपना दिमाग ठीक से चला रहा था। तो उसने ये सब चीज़ बताया कि वो ये सब रेकी उसने किया था, वीडियो उसने लिए थे जो बाद में जीपीएस रीडिंग्स के उसमें फीड किए गए उनके 26/11 की जो टीम आई थी उसमें, और ये पहले से काफ़ी उसमें प्लान में था। डेविड हेडली पहले जहाँ आकर गया था, डेविड हेडली 8 बार 26/11 के पहले आके गया था मुंबई में, और वो आया था, वो एक बेसिकली एक इमिग्रेशन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव करके आके गया था। और वो दाऊद गिलानी नाम तो उसने बदल दिया था, दाऊद गिलानी का डेविड हेडली कर लिया था माता जी के उसके नाम के ऊपर। तो वो तो यहाँ तो किसी को शक नहीं, और बड़ा ही मतलब अजीब पर्सनैलिटी है उसका, वो टिपिकल है, वो एक आँख हरा है एक आँख नीला है उसका। अच्छा, हाँ, और वेरी रोबस्ट फेलो, वो पाकिस्तानी, और दिखने में भी खूंखार। हाँ, दिखने में खूंखार बट वेरी इंटेलिजेंट। सो उसने ये सब चीज़ करी थी। इसने यहाँ पे सिद्धिविनायक टेम्पल है मुंबई, सिद्धिविनायक टेम्पल वो चला गया था टू रेकी टारगेट। वो टारगेट भी सब रेकी उसने ही करे थे, 40 के ऊपर टारगेट रेकी कर रखे थे उसने, और सबका वीडियो लेके गया था। उसने वॉक थ्रू किया था ताज होटल का पूरा अंदर से। अच्छा, हाँ, एक कॉन्फ्रेंस लेनी है मुझे, इंटरनेशनल है तो कॉन्फ्रेंस लेनी है। और वो धागे, कलेवत के धागे उसने वहाँ पे सिद्धिविनायक में खरीदे थे, और जाके वो आइडिया उसने बेचा था कि नहीं आप अभी तो मालेगांव निकला है, उसमें हिंदू मॉड्यूल के नाम से बात हो रही है, तो अभी आप उनको पहना दीजिए ये कसाब के बांधे हुए थे। हाँ, सो ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायमेंशन सामने आ गया आफ्टर हेडली नरेटेड द होल थिंग। सो एनीवेज, सो दिस इज हाउ 26/11 इन शॉर्ट वेंट ऑफ। वो 2-3 दिन कैसे माहौल था मुंबई की गलियों में? दहशत में थे पूरे मुंबई कर दहशत में थे, और जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक किसी को चैन नहीं था। मुंबई का एक अपना स्वभाव है, लोगों की यहाँ की मजबूरी है, मतलब लोग बोलते हैं मुंबई स्पिरिट एंड ऑल दैट, मैं तो उसको अलग बोलता हूँ कि भाई मुंबई वालों की वो मजबूरी है, अगर वो दूसरे दिन काम पे नहीं जाएगा तो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उसको तो मतलब मजबूरन काम को जाना ही है। सो लोकल ट्रेन चलने लगी, दूसरे दिन सब चीज़ चलने लगा, बसेस चलने लगी, हालांकि माहौल जो है वो दहशत वाला था। तो वो तो मतलब सीधा होते होते काफ़ी समय लगा ठीक होते होते। जब पुलिस में कैसा माहौल रहा? पुलिस में तो चूँकि हम लोगों ने वो ऑफिसर्स, CST में एक मरा, ये 3 मरे, और भी 4-5 मरे कुल मिला के, तो 10 या 11 नंबर है टोटल, आई थिंक सो। तो वो उतने सब मरने के बाद में तो बहुत ही मतलब मोरल डाउन हो जाता है ना। इनिशियली तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, एक गोली चली, 2 चली, 3 चली। नहीं, इनिशियली तो चल रहा था अंडरवर्ल्ड के होंगे करके। पहले तो लगा कि एक जगह क्या हुआ, उन दिनों मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह जी की एक विजिट थी यहाँ पे ओबरॉय में 4 दिन बाद 27 की विजिट, 27 या 28 की विजिट थी उनकी, और ये 29 की विजिट, 3 या 4 दिन की बात की। कुछ एक फंक्शन था उसके लिए वो आने वाले थे ओबरॉय में, वो बॉल रूम है उसमें उनका फंक्शन था। तो मैं और 2-3 और ऑफिसर्स जो है लोकल पुलिस के ऑफिसर्स और IB के और दिल्ली से आने वाले ऑफिसर्स, एडवांस सिक्योरिटी लिया हुआ रहता है PM विजिट का, तो वो हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग ओबरॉय में ही थे रात को 8:30 पौने 9 बजे तक, और पौने 9 बजे हम लोग वहाँ से निकले। पहले तो वो IB वाला अफसर, ओबरॉय वाले बोले यहीं पे खाना खा के जाइए। हम बोले छोड़ो यार, दिन भर हम घूम रहे हैं चेंबूर, पता नहीं कहाँ 10 जगह घूम रहे हैं, 10 कार्यक्रम थे PM के उस दिन, तो अभी हम लोग थक गए, हम घर जाके खाएंगे। हम निकले, घर मेरा 20 मिनट के ऊपर था, खाना खाते वक्त ही TV पे चलने लगा गोलियां चल रही है करके। आप घर में थे तब? मैं घर में था, और अंडरवर्ल्ड के आपसी रंजिश में ये गोलियां चल रही है, इस टाइप का पहला इनपुट। बट जब ये 3-4 जगह आने लगी तो मैं मिसेस को बोला यार मुझे निकलना पड़ेगा, ये दिस लुक्स लाइक समथिंग डिफरेंट। फिर निकला बाहर, फिर बाद में आके अपना काम करने लगा। पहली गोली कितने बजे चलती है? 9:20 के आसपास रात को शुरू हुआ? हाँ, वो शुरू, इनफैक्ट उसके पहले ही होगा, 8:30 पौने 9 बजे के आसपास ही होगा, क्योंकि इन लोग 7-7:30 बजे लैंड हो गए वहाँ पे, थोड़ा अंधेरा होते ही लैंड हो गए। सर, इसमें ये नहीं रहता कि जैसे समुंदर से वो आ रहे हैं, कोई हमारी नेवी की कोई सिक्योरिटी, कोई ये नहीं रहता कि वो कैसे, मान लो कोई बोट पाकिस्तान की तरफ से इधर आ गई? पाकिस्तान की थी नहीं ना, उसके ऊपर कोई ये नहीं था ना, निशान कोई नहीं थी। नहीं, उस तरफ से आ गई, चलो हम ये मान लेते हैं। नहीं, क्या हुआ, यही तो हमारे लिए बड़ी बड़ी सीख थी ना, कि इसमें गैप्स है सिक्योरिटी में। बाद में फिर वो उसका कोस्टल सिक्योरिटी का एक बड़ा प्रोटोकॉल बना,
पुलिस के पास कितना एरिया रहेगा, कोस्ट गार्ड के पास कितना रहेगा, नेवी के पास कितना रहेगा, ये सब आ गया। बट उसकी हमने बड़ी कीमत अदा करी वहाँ। कोई इनपुट आया था उसके पहले, क्योंकि इंटेलिजेंस ही तो काम करती रहती है। काफ़ी इनपुट थे, वो भी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर लगातार इतना कुछ हो रहा था 2-3 साल बाद। तो मैंने आपको बोला ना कि इनपुट्स थे, लेकिन वो कहीं जोड़ने में लोकल पुलिस जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाई। जैसे हेडली आया उसका भी ये बाद में इसमें यहाँ पे एक महाराष्ट्र ने कमेटी बनाई थी, यूनियन होम सेक्रेटरी थे राम प्रधान करके, बाद में गवर्नर वगैरह भी थे, तो उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनाई थी, बाकायदा उसने अपना रिपोर्ट दिया है, वो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है, कई सारी चीज़ें बाद में फिर महाराष्ट्र में हो गई है। कहा जाता है कि रतन टाटा ने कह दिया था कि ज़रूरत है तो आज को पूरे को ढेर कर दो, कोई बात नहीं, मेरे पास ब्लूप्रिंट है। हाँ, वो हुआ ना फाइनली ताज में बॉम्बिंग करना पड़ा। मेन एंट्री गेट है, एंट्री गेट के बगल में एक उनका रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट 2 मंजिलों में है, अंदर से एक उसमें अंदर ही सीढ़ी है एक जी। तो वो रेस्टोरेंट को तो उसमें अंदर बॉम्ब गिराने पड़े, जब जाके वो लोग मरे। ये क्या होता है कि आप जब देखते रहते हो कंटिन्यूसली किसी चीज़ को करीब से, और फिर अंदर वाले लोग भी बताते हैं, वहाँ का किचन स्टाफ बता रहा था किस तरीके से अंदर अरेंजमेंट्स है, और कैसे कैसे कहाँ से सीढ़ियाँ है वगैरह वगैरह, या फिर उनके वेटर्स बेरर्स बहुत रहता है ना, स्टाफ बहुत रहता है, उनको सबको ले लिया ना साथ में। जो बाहर थे वो तो मतलब मिलते ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जो अंदर थे वो बेचारे छिप गए थे अपनी जान के हिसाब से। तो उसमें तो एक कांग करके ये था उनका जनरल मैनेजर, उसकी तो फैमिली पूरी मर गई उसमें। हाँ नहीं तो टाटा ने बोल दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन वाकई में उसको 1.5 महीना तक उनको बाद में मरम्मत करनी पड़ी दोबारा उसको ठीक करने में। मेन डोम को जला दिया था जो दिखता है, बिल्कुल सीढ़ियाँ पूरी जल गई थी, उनके जो टॉप क्लास एकोमोडेशंस है 5वें मंजिल पे वो गिरा दिए थे, मतलब उसमें काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। चैम्बर्स करके उनका वेरी हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स का एक एक्सक्लूसिव गेट टुगेदर का पॉइंट है, अच्छा, जहाँ पे उनका पीना पाना सब चीज़ चलता है, वो पूरी बुरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो ये कई सारी चीज़ें जो है उनको बाद में ठीक करनी पड़ी। शॉपिंग एरिया तो पूरा गया था जो नीचे रहता है ग्राउंड फ्लोर। हालांकि इनपुट्स को देखते हुए पुलिस ने वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई थी उससे पहले, लेकिन 8 दिन पहले ही वो टाटा ने हटा दी थी, ये बोल के कि भाई ये तो हमारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये लोग गेस्ट है हमारे आने वाले, उनको हम चेक करते रहेंगे तो हमारे पास गेस्ट आएंगे नहीं। अच्छा, हाँ। और इन्होंने एंट्री जो करी थी वो पीछे एक स्विमिंग पूल है ताज में, ये तो मैं तो पूरा देख चुका हूँ बाद में। तो स्विमिंग पूल की तरफ एक पीछे बाहर गेट था, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का कुछ नहीं था? नहीं, वहाँ पे पहले थी, 8 दिन पहले हटाई गई थी, यहाँ तक कि उसका ताला भी निकाला गया था। तो ये 2 लड़के जो है वो वहाँ पे लेपर्ड वाले वहाँ से पीछे से आ गए, पीछे से सीधे अंदर आ पाए, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद भी कोई नहीं, गार्ड भी नहीं था। हाँ, कोई नहीं था। कोई तो पहले तो छोटा मोटा कोई 2-4 तो स्विमिंग पूल वाले ही ठोक दिया वहाँ पे, स्विमिंग पूल के बगल में बैठे हुए। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। दिमाग में फिर क्या चलता होता है, क्योंकि एक तरफ सिविलियन मारे जा रहे थे, दूसरा ये था कि पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, तीसरा ये था कि जो उनके पास वेपन है, जो पुलिस के पास वेपन है, उसमें बहुत डिफरेंस था रिटेलिएट करने को। बाद में पुलिस वालों को तुरंत मदद आ गई ना, नेवल मार्को मरीन कमांडोज आ गए, NSG बाद में आ ही गई, तो बाद में तो मदद आ गई सब तरीके से। बट यही सीख थी, और इसके लिए अभी उसके बाद में महाराष्ट्र पुलिस वॉज द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू बाय MP5 वेपन्स। MP5 नहीं दे रहा था कि हम स्टेट को नहीं देंगे, जर्मनी बोल रहा था नहीं देंगे, बट वी इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं आप दे दीजिए। तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट वेपन है, वो बहुत अच्छा वेपन है, मैं हाल ही में फायर करके आया हूँ, बहुत अच्छा वेपन। और बेसिकली ये मतलब एक वेपन्स का हो गया, एक फोर्स 1 करके, दूसरा NSG जैसा कमांडो यूनिट खुद का बनाया गया महाराष्ट्र में, इंटेलिजेंस का सेटअप बढ़ गया, मतलब 100 चीज़ें हो गई। फिर बाद में कोस्टल पेट्रोलिंग बढ़ गई, कोस्टल पुलिस स्टेशन आ गई। जब कसाब को फांसी दी गई 2 साल बाद दी फांसी, 12 या 13 की बात है, हाँ याद नहीं आ रहा है मुझे, नहीं 4-5 साल गए, 12 को 3-4 साल गए, 3-4 साल के बाद। वो 3-4 साल में उससे पूछताछ जारी थी। हाँ, बट बाद में वो क्या बता पाएगा, एक बार जब वो जेल में आ गया तो उसके बाद में क्या बताएगा, मतलब कितना बताएगा। ये पहले ही पता चल गया है कि ये फुट सोल्जर है, ये कोई ज़्यादा जेल में रखने का मतलब कोई नहीं, उसका ट्रायल चल रहा था,
ट्रायल चला, बाकायदा ट्रायल में उसको फांसी की सज़ा हुई। उसकी ट्रायल यहाँ पे आर्थर रोड प्रिजन में चली, फास्ट ट्रैक ट्रायल। हाँ, फास्ट ट्रैक ट्रायल हुई। और उसके बाद में उसको फिर उसके वो अटेम्प्ट सब एग्जॉस्ट हो गए, अपील से एग्जॉस्ट हो गए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाते हैं, वो सब एग्जॉस्ट होने के बाद में उसको फांसी दिया गया एक्चुअल। सर जब कसाब की फांसी थी तो जो लास्ट दिन थे उसके, तब भी आप मिले होंगे उसको, और एक वो दिन था जब पकड़ा, और एक वो दिन था जिस दिन उसको फांसी लगनी थी। क्या फ़र्क नज़र आया दोनों के सामने? बाद में तो पूरा मतलब क्रेस्ट फॉलन था, और बेसिकली रिग्रेट था उसे? हाँ, रिग्रेट था उसे? रिग्रेट था, और बेसिकली डर था कि अभी फांसी हो जाएगी, क्या मर जाऊंगा मैं और वापस नहीं जा पाऊंगा। तब तक उसको ये भी पता चल गया था कि कोई बचा नहीं। सो एक जो अंदरूनी सोचने की प्रोसेस रहती है किसी भी आदमी की, इंसान की, कि इसमें पाया क्या मैंने, वो सब चीज़ उसके में क्लियरली दिखता था अंत में। सो बहुत ही डिसहार्टन्ड एंड डिप्रेस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन में वो फांसी हो गई उसकी। दाऊद के साथ लिंक रिलेशन था संजय दत्त का? हाँ, उन दिनों था ही ना, वो तो था ही, बिल्कुल था। अबू सलेम के साथ था तो दाऊद के साथ था ही ना। अबू सलेम तो डायरेक्टली बोलने की जरूरत नहीं है, बट वो और डायरेक्ट भी जाते होंगे, मालूम नहीं है, उस समय तो जाते ही थे। बड़ा ही कॉमन सा था कि यहाँ से पूरी पार्टी उठ के वहाँ चली जाती। अगेन वही है कि हर कोई चाहता है ढूंढता है, हाँ, कि मेरा कोई ठीक ठाक कांटेक्ट रहे, और वो ये लोग मुझे तकलीफ ना दे कोई भी, या इनके ओपोनेंट्स मुझे तकलीफ ना दे। पंजाब आए हो आप? जी, कुछ बार गया। कैसा लगता है पंजाब आपको? बढ़िया लगता है। वेरी फाइन पीपल, बेसिकली बड़े अच्छे लोग हैं, उम्दा दिल के लोग हैं, और खुशहाल लगता है पंजाब। आजकल की स्थिति छोड़ दीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, बट बेसिकली हार्ड वर्किंग लोग हैं, और डेवलपमेंट तो अच्छी है एकदम। अमृतसर, चंडीगढ़ एंड सो मेनी अदर प्लेसेस, लुधियाना, जालंधर। But yes, Punjab is a very good state, and Punjab has been provider to the nation in several ways. Not only food stuff, but मतलब food grains, but also आर्मी आर्म्ड फॉर्मेशंस में अपने बहुत सारे पंजाब के लड़के हैं। पंजाब इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया, फॉर एजेस, फॉर जनरेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत बढ़िया बातचीत हुई, और थैंक यू, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।